गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th बायोलॉजी में हम आपको आनुवंशिकता और जैव विकास का जो चैप्टर है उसका वीडियो बना रहे हैं। आज हम जो है उसके आगे चलेंगे। मेंडल के तीनों नियम हमने आपको बता दिए थे। मेंडल के जो तीनों नियम थे उनके बारे में बताया था आपको। जिसमें से मेंडल का जो पहला नियम था हमने आपको बताया था प्रभाविता का नियम। दूसरा है युग्मकों का पृथक्करण का नियम। तीसरा था स्वतंत्र व्यूहन का नियम। ठीक है, ये हमने आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया था और बता भी दिया था। अब आज उसके आगे चलेंगे। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो आप जानते हैं डीएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ होता है और डीएनए ही माता पिता के जो लक्षण होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत करने का काम करता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका नाम होता है डीएनए। डीएनए क्या होता है, यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ होता है। और यही जो है डीएनए जो होता है वह माता पिता के कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। और डीएनए जो होता है यह जो होते हैं कि प्रोटीन के साथ मिलकर के जो है गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और गुणसूत्र आप जानते हैं कि जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में धागेनुमा जो रचना होती है पाई जाती है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और यही धागेनुमा रचना जो होती है जब आपस में मिलकर के एक मोटी धागेनुमा रचना बना लेती है उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र की खोज जो है सबसे पहले वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उन्होंने बताया था गुणसूत्र जो होता है वह भी आनुवंशिक जो होता है कैरेक्टर है, आनुवंशिक लक्षण प्रदर्शित करता है। उसमें भी जो है माता पिता के जो लक्षण होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि गुणसूत्र की खोज की गई। और गुणसूत्र की खोज करने के बाद जो होता है 1900 में जो है एक जो है मेंडल ने जो नियम दिए थे उस नियमों की पुनः खोज की गई। और पुनः खोज करने के बाद वाल्टर और यह सटन मतलब एक सटन वैज्ञानिक थे, मतलब वाल्टर है सटन एक वैज्ञानिक थे। सटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मतलब कौन सा सिद्धांत, गुणसूत्र सिद्धांत। गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था वाल्टर सटन नामक वैज्ञानिक। तो कहने का मतलब होता है कि डीएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ होता है और यह आनुवंशिक पदार्थ होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में डीएनए जो होता है एक जो होता है कि गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। किंतु जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो अणु होता है वो प्रोटीन के साथ मिल जाता है और मिल करके जो है गुणसूत्र का निर्माण करता है। और गुणसूत्र जो होती है वह हमेशा जो होता है पेयर में होता है, जोड़ी होता है, कभी अकेले गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। और गुणसूत्र जो होता है वह उसका निर्माण क्रोमैटिन से होता है। क्रोमैटिन क्या होता है, हमने बताया था कि जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और उसी केंद्रक के अंदर धागेनुमा जो रचना होती है उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और जब ये धागेनुमा रचना जो होती है जब आपस में मिलकर के एक मोटी धागेनुमा रचना बना लेती है उसको हम जो है गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र की खोज जो है वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बाद में जो होता है गुणसूत्र सिद्धांत देने का काम होता है वह सटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने कहा कि सभी जो जीव होते हैं सटन जो गुणसूत्र सिद्धांत क्या है, इसमें यह है पहला पॉइंट आता है कि सभी जीव जो होते हैं में प्रत्येक जो लक्षण के लिए जो होता है कम से कम एक जोड़ी जीन या कारक आवश्यक है। मतलब कहने का मतलब सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम एक जोड़ी जीन या कारक क्या होते हैं। हमने आपको बताया था मेंडल के समय जीन का आविष्कार नहीं हुआ था। मेंडल ने जीन के स्थान पर कारक शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो मेंडल के नियमों को
उसमें जो है मेंडल के नियमों को पुनः खोज करने के बाद जो है गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया सटन के द्वारा। दूसरा जो था, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उन आनुवंशिक लक्षणों में जीन जो होते हैं, जीन गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होते हैं और गुणसूत्रों के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते जाते हैं। कहने का मतलब होता है कि जो आनुवंशिक लक्षण होता है, जो जीन होता है, डीएनए होता है, वह गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। किसी जीव में, जब कोई जीव मान लीजिए है, उस जीव में लक्षणों में जो लक्षण है, लक्षणों में शुक्राणु और अंडाणु दोनों का बराबर योगदान होता है। मतलब किसी जीव के अंदर जो शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, उनमें दोनों का क्या होता है? बराबर का योगदान होता है। जीवों की जो प्रत्येक कोशिका होती है, उस कोशिका में गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं? पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। किंतु जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो युग्मकों में प्रत्येक गुणसूत्र युग्म जो होते हैं, वह में से केवल एक जो होता है गुणसूत्र होता है। कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि जब युग्मक का निर्माण होता है, उस समय युग्मक निर्माण के समय मतलब उनमें जो होता है गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। और जैसे युग्मक निर्माण हो जाता है, इसके बाद जब निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की जब क्रिया होती है, उसमें जो होते हैं गुणसूत्र पुनः आपस में मिल जाते हैं और मिल करके द्विगुणित रचना का निर्माण कर देते हैं। तो अगुणित जो अंडाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, जब उनमें संलयन की क्रिया होती है, संलयन की क्रिया के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद जो होता है वो द्विगुणित रचना होती है, और यही द्विगुणित जो रचना होती है, जिसमें जो होता है कि पूर्ण रूप से जो है जीव का निर्माण क्या होता है? विकास हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। तो कहने का हमारा सेंस ये था कि जो मेंडल ने जो नियम बनाए थे, उन नियमों के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज किया, और खोज करने के बाद अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो उसमें से सटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एक गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्र सिद्धांत क्या है और ये किसने प्रस्तुत किया था? तो आप बता देंगे गुणसूत्र सिद्धांत जो था सटन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, और इनके अनुसार ये होता है कि सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम एक जो होता है जोड़ी के जीन क्या होते हैं या कारक होते हैं अवश्य। पहला पॉइंट मैंने बताया कि सभी जीवों में जो होता है, जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों में जो होते हैं प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम एक जोड़ी के जीन क्या होते हैं? पाए जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, लक्षणों के जीन जो होते हैं, वह गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होते हैं। मतलब आनुवंशिक लक्षणों के जीन जो होते हैं वह गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होते हैं, और गुणसूत्रों के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि किसी जीव के लक्षणों में शुक्राणु एवं अंडाणु क्या होते हैं? दोनों ही का बराबर उनका योगदान होता है। किसी जीव के लक्षण में शुक्राणुओं का, अंडाणुओं का बराबर का योगदान होता है। चौथा पॉइंट बताया उन्होंने कि जीवों की जो प्रत्येक कोशिका होती है, उन कोशिका में गुणसूत्र जो होते हैं वह जोड़े में व्यवस्थित होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। किंतु युग्मकों में प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं, उसमें जब युग्मक का निर्माण होता है, उस युग्मक के निर्माण में प्रत्येक गुणसूत्र के जोड़े के जो जीन होते हैं, उनमें से केवल एक गुणसूत्र जो होता है वह होता है, पाया जाता है। तो जैसे शुक्राणु और अंडाणु का जब निर्माण होता है, तो उसमें जब संलयन की क्रिया होती है, और संलयन के बाद द्विगुणित रचना का निर्माण होता है, और वही द्विगुणित रचना जो कि नए जीवों का निर्माण करती है। ये गुणसूत्र सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद आता है गुणसूत्र क्या होता है। अभी हमने बताया कि गुणसूत्र जो होता है वो शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले वाइडेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। गुणसूत्र की खोज जो है वह वाइडेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था।
और गुणसूत्र जो होता है इसकी खोज सन 1888 में की गई थी। 1888 में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी। और इन्होंने बताया कि जो केंद्रक के अंदर जो होता है, केंद्रक में जो होता है वह न्यूक्लियो प्रोटीन का एक जाल बना होता है और उसी जाल को हम जो है गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ होता है या आनुवंशिक वाहक होता है। यह डीएनए अणुओं को जो होता है डीएनए अणु के बने होते हैं और जिनमें जो है विभिन्न प्रकार के संदेश क्या होते हैं, निहित होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब गुणसूत्र जो होता है वाल्डेयर ने बताया कि इन्होंने वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की और गुणसूत्र उन्होंने देखा कि जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, वंशागत होते हैं। इसके बाद आता है जीन क्या होता है। तो जीन हमने बताया था कि जो है कि जीन जो होता है वह डीएनए का एक भाग होता है। मतलब जीन क्या होता है, डीएनए का एक खंड होता है जिस पर आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, निहित होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ जाए जीन किसे कहते हैं तो जीन की खोज जो है जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जीन जो होता है वह एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है या डीएनए का भाग होता है जिस पर जो होते आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो डीएनए का वह खंड जिस पर आनुवंशिक कोड निहित होते हैं उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, और जीन जो होता है वह संरचना की, कार्य की और आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है, जिसको हम रेकान, सिस्ट्रान और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो रेकान, सिस्ट्रान और न्यूट्रॉन जो होता है वह संरचना की, कार्य की और उत्परिवर्तन की इकाई कहलाती है। और जीन जो होता है डीएनए का वह खंड होता है जिस पर आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, निहित होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद आता है डीएनए, मतलब अलग अलग जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उस न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लें, जिसमें हम जो है डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में बताएंगे। और न्यूक्लिक अम्ल की खोज हमने बताया था कि एक जो वैज्ञानिक थे, निश्चर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। और उन्होंने क्या किया था कि जो मनुष्य का जो दांतों की जो खुरचन थी उसको खुर्च करके देखा, उसमें जो था उसको न्यूक्लिन नाम दिया था। और न्यूक्लिक से धीरे धीरे न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। और न्यूक्लिक अम्ल का जो कहने का मतलब होता है कि उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। और डीएनए जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जितने भी पादप और जंतु होते हैं तो पादप और जंतु वायरसों को छोड़ करके सभी जीवों में डीएनए जो होते हैं वह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। मतलब जो प्लांट वायरस होता है, एनिमल वायरस होता है, उनको छोड़ करके जितने भी जीवधारी होते हैं सब में डीएनए जो होते हैं वह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं। और डीएनए जो होता है उनमें जो हजारों जो इकाइयाँ होती हैं उनसे मिल करके बना होता है, मतलब हजारों इकाइयों से मिल करके बने होता है। और प्रत्येक डीएनए जो होता है वह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणु से मिल करके बने होता है। और डीएनए के अंदर जो होता है वह जब हजारों सैकड़ों की जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो है पेंटोज शुगर होता है, इसके अलावा जो है नाइट्रोजन क्षार होता है जिसमें प्यूरिन और प्रिमडीन बेस होते हैं, और इसके बाद फॉस्फेट होता है। ये जब तीनों मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो कल जो आपको पूछा जा सकता है कि डीएनए जो होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, या हम कहें कि हजारों जो है जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और डीएनए के अंदर जो होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और नाइट्रोजन क्षार होता है, और इसके अलावा जो है फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज यह शुगर होता है, या इसी को हम कहते हैं पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। और इसके बाद दूसरा होता है नाइट्रोजन
नाइट्रोजन बेस और इसके बाद में फास्फेट ग्रुप। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो अब क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें से हम फास्फेट समूह को हटा देते हैं तब ये जो रचना बनती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तब कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। अगर आपको कोई पूछता है न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि 5 कार्बन वाली श्रृंखला, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट समूह, ये जब तीनों मिलते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर इसमें से फास्फेट समूह को हटा दिया जाता है तब उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसी तरह हजारों जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और डीएनए जो होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड हमने समझा दिया, न्यूक्लियोसाइड समझा दिया। इसके बाद आता है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल। तो डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है वह वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। मतलब डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल ऐसे बना होता है, आप देख लेंगे यश के आकार की रचना बनी होती है। तो डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल होता है डबल होता है, यहाँ पे होता है डबल लेयर। तो डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल होता है इस तरह बना होता है। ये द्विकुंडलित मॉडल होता है और इसके अंदर जो होता है ये रचना होती है, ये इसका जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है और यहाँ तक की जो लंबाई होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये और दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसमें जो होता है जो एडिनिन होती है वो थायमिन के साथ, ग्वानिन जो होती है वो साइटोसिन के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इस तरह जो है एक पूरी कुंडल हो जाती है और इस कुंडल की लंबाई होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक कुंडल में जो होते हैं 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं और 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की दूरी जो होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और ये डीएनए का मानव होता है और इसी के द्वारा जो जुड़ा होता है। और इसमें जो होता है केवल आप यही समझे कि एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन और साइटोसिन के साथ जो नाइट्रोजन बेस होता है, इस नाइट्रोजन बेस के अंदर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये पाए जाते हैं। ये तो डीएनए में जो होता है वह थायमिन पाया जाता है और आरएनए में जो होते हैं वह थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाए जाते हैं। तो इस तरह जो है नाइट्रोजन बेस होता है। तो डीऑक्सीराइबो श्रृंखला होती है, नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस में होता है एडेनिन है, यहाँ पे एडेनिन नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन है। दूसरा जो होता है थायमिन है, इसके बाद ग्वानिन है, फिर साइटोसिन। ये जो होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर आरएनए की बात की जाएगी तो आरएनए में जो होता है थायमिन के स्थान पर होता है वह यूरेसिल पाया जाता है। तो थायमिन के स्थान पर आरएनए में जो होता है वह यूरेसिल पाया जाता है। बाकी सब चीजें जो होती है वह उसी तरह। ये आरएनए के डीएनए का संरचना होगी। अब इसके बाद होता है डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिकम। तो इस तरह जो होता है आप उसको याद कर लीजिए। और ये होता है आरएनए और डीएनए के बारे में था और उसका डबल हेलिकल मॉडल था। देखिए तो डीएनए जो होता है वह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जिसमें 2 जो है मतलब डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है और एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। और इसकी एक हेलिक्स की लंबाई, एक कुंडल की लंबाई की 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो होता है डीएनए के बारे में था। अब आगे अगले दिन बताएंगे आपको। यह आज इतना है। धन्यवाद।